नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO का बहुप्रतीक्षित पेंशन में सुधार। EPS 95 के तहत प्रस्तावित 2500 रुपये की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की निहारिता। तो दोस्तों, आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर है, जिसमें 2500 रुपये की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर शानदार अपडेट जो है वो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी दी जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर आ चुकी आप सभी के लिए शानदार अपडेट के बारे में। पेंशनर्स की सुन ली गई तो लागू हो सकती है OROP, ओल्ड पेंशन की वापसी। 70 की उम्र में मिल सकेगी अतिरिक्त पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों, पेंशन धारकों की सुन ली गई तो किस तरीके से रैंक 1 पेंशन जो है वो आप सभी के लिए लागू हो सकती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो वापसी है वो हम सभी के लिए किस तरीके से लागू होगी और 70 की उम्र में किस तरीके से आप सभी को अतिरिक्त पेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है किस तरीके से एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आ चुकी पेंशन सुधार को लेकर आप सभी के लिए बड़े अपडेट के बारे में। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि EPS 95 के तहत प्रस्तावित 2500 रुपये की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की निहारिता को लेकर चलिए जो बड़ा अपडेट आया है उसकी संपूर्ण चर्चा यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की संभावना है और इस पर जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि CBT की बैठक के अंदर चर्चा की जो उम्मीद है वो बनी हुई है। जी हाँ, 2014 में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू होने के बाद से आज तक ये पहला संशोधन होने वाला है। कुछ यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है, लेकिन प्रस्तावित 2500 रुपये की राशि का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारिता और पेंशन भोगियों के कल्याण के बीच संतुलन को बनाए रखने का है। इस संशोधन में महंगाई भत्ता यानी कि DA भी शामिल है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI की से जुड़ा हुआ होगा और इसका उद्देश्य हर 6 महीने में मुद्रास्फीति से संबंधित समायोजन को करने का है। तो वहां पर बात करते हैं प्रस्तावित बढ़ोतरी की संभावित निहारिता के बारे में। तो देखिए, उपभोक्ता यहाँ पर खुदरा मूल्य में वर्षों से पेंशन की वास्तविक मूल्य को कम कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित CPI आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2024 तक औसत वार्षिक मुद्रास्फीति लगभग 5.5 रही है। इसका मतलब 2014 में 1000 रुपये 2025 में लगभग 1800 रुपये के बराबर हो गए हैं। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की राशि 2500 रुपये न केवल क्रय शक्ति को बहाल करेगी बल्कि भविष्य में मुद्रास्फीति के विरोध में एक मामूली सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी और ये समायोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सेवा, भोजन और उपयोगिता सेवाओं के बढ़ते खर्च का सामना दैनिक आधार पर यहाँ पर करना होगा। इसी के साथ वर्तमान में केंद्र सरकार EPS 95 के तहत 1.16% हिस्सा देती है, जो कि 15,000 रुपए के प्रति माह तक होता है और किसी भी वृद्धि के लिए तिथियां और लाभार्थियों की संख्या पर भी बहुत ही ज्यादा महत्व यहाँ पर पड़ रहा है। बात करते हैं EPS 95 की न्यूनतम पेंशन, तो अन्य केंद्रीय पेंशन योजना की तुलना में इसकी पेंशन काफी कम है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 200 से 500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है और केंद्रीय अतिरिक्त अंशदान जोड़ते हुए जिसमें कुल मासिक पेंशन 2000 रुपए से 3000 रुपए उससे भी अधिक हो जाती है और प्रस्तावित बढ़ोतरी से EPS 95 के बीच में समानता के करीब जो है आ जाएगी और विभिन्न योजनाओं के बीच असमानता इसमें कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बात करें तो 15 लाख पेंशन भोगियों के लिए 1500 प्रति माह की वृद्धि अर्थव्यवस्था के अंदर 270 करोड़ रुपए प्रति माह का यहाँ पर जो है अतिरिक्त व्यय करेगी, अतिरिक्त जो है वो भार यहाँ पर डालेगी। EPFO 3.0 के तहत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसमें EPF खाते में यहाँ पर जो है प्रबंधन को सुगम बनाना, पेंशन की वास्तविक समय में निगरानी करना और UPI तथा ATM आधारित निकासी को एकीकृत करने जैसे बातें शामिल है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए बैकएंड सिस्टम पेंशन गणना का मॉड्यूल और शिकायत निवारण प्रक्रिया
को पुनः समायोजित करना भी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कुल मिलाकर प्रस्तावित EPS 95 पेंशन वृद्धि शेयर बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। इससे छोटे शहरों में उपभोग बढ़ेगा और तरलता में सुधार होगा। पेंशन भोगी जब अधिक व्यय का उपयोग करेंगे तो वे आवश्यकता की वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवा और खुदरा खरीदारी पर अधिक खर्च करेंगे, जिससे FMCG और फार्मा कंपनियों की शेयरों में लाभ होगा। साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान उच्च मांग में सार्वजनिक खुदरा उपभोक्ता मूल्यों में आय में वृद्धि हो सकेगी। हालांकि सरकार का 3000 से यहाँ पर जो है 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजकोषीय बोझ अधिक व्यय को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही है, जिससे बॉन्ड और बैंकिंग क्षेत्रों में बाजार की भावना पर थोड़ा असर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये सुधार उपभोक्ता आधारित विकास को समर्थन देगा, जिससे चक्रीय और घरेलू बाजार पर केंद्रित शेयरों को लाभ होगा और ये फायदा यहाँ पर हम सभी को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो 8th पे कमीशन को लेकर शानदार अपडेट है। पेंशनर्स की सुन ली गई तो लागू हो सकती है हम सभी के लिए OROP ओल्ड पेंशन की वापसी। 70 की उम्र में मिल सकेगी अतिरिक्त पेंशन। तो दोस्तों आखिरकार किस तरीके से पेंशनर्स की बात सामने आई और OROP और OPS को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर है और 70 की उम्र में किस तरीके से एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ मिलेगा, चलिए बात करते हैं। देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी उम्मीदों के साथ वो नजर लगाए बैठे हैं। इस बीच रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोग को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपकर कई बड़े बदलावों की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार फोकस सिर्फ वेतन बढ़ोतरी पर नहीं। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर उनकी गंभीरता से देखना चाहिए जितनी कर्मचारियों की सैलरी जो है देखी गई है। वहीं OROP जैसी व्यवस्था की मांग को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी मांग एक है कि पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जैसी व्यवस्था लागू की जाए। संगठन का तर्क है कि समान पद समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पेंशन केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पर मेमोरेंडम में कहा गया कि पेंशनर्स की आय जो है वो महंगाई के मुकाबले तेजी से नहीं बढ़ती, इसलिए पेंशन संशोधन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो समय समय पर यहाँ पर महंगाई के हिसाब से अपने आप अपडेट हो सके। वहीं OPS की बहाली की मांग को लेकर बात करें तो रेलवे पेंशनर संगठन ने डिफाइंड बेनिफिट पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को सबसे सुरक्षित मॉडल बताते हुए इसकी बहाली की मांग दोहराई। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गारंटीड पेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही 70 साल की उम्र में अतिरिक्त पेंशन की बात करें तो वर्तमान व्यवस्था में अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है और इसमें सुझाव है कि लाभ 70 वर्ष की आयु में मिलना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बाद चिकित्सा और देखभाल का खर्चा तेजी से बढ़ता है। वहीं मेडिकल सुविधाओं में बड़े सुधार की भी मांग की गई है। तो संगठन ने रेलवे और CGHS जैसी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कैशलेस इलाज का विस्तार, मेडिकल अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग की अभी विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन से सुझाव जो है वो लेने की बात चल रही है। आयोग जो है मेमोरेंडम जमा करने की तारीखें भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विभिन्न संगठनों की मांगे जो हैं वो आयोग की अंतिम सिफारिशों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर बात करें तो RSCWS का मेमोरेंडम यह संकेत देता है कि 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं बल्कि पेंशन व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिरता को भी बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। हालांकि इन मांगों को स्वीकार करना या नहीं करना पूरी तरीके से आयोग और सरकार के हाथ में होगा, लेकिन इससे यह साफ होता है कि पेंशनर्स इस बार अपनी आवाज पहले से ज्यादा मजबूती से उठाते हुए नजर आ रही है।